अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का हमारा 12वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है वो उसमें से कुछ सवालात जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का जो पहला सेक्शन है वो MCQs का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला जो सवाल आपको दिया गया है वो है मुतबादिल जवाबात में से एक सही जवाब को मुंतखब कीजिए। मतलब इंग्लिश में इसको इस तरह से कहेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला जो सवाल यहाँ पर हमको दिख रहा है वो इस तरह से है। एक मुतवाज़ी प्लेट मकसफ़ा यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया, फिर उसे अलहदा यानी आइसोलेट कर दिया गया। अगर उसकी दोनों प्लेटों का दरमियानी फ़ासला बड़ा है तो उसके बरकी बारों पर, बरकी कवा पर और गुंजाइश पर बिलतरतीब क्या असरात होंगे। ओके, इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशंस ऑन चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली आर। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD। ए है कांस्टेंट डिक्रीजेज डिक्रीजेज, बी है इंक्रीजेज डिक्रीजेज डिक्रीजेज, सी है कांस्टेंट डिक्रीजेज इंक्रीजेज और डी है कांस्टेंट इंक्रीजेज डिक्रीजेज। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए आप। सबसे पहले आप देखो, इसमें जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब उसको चार्ज करे और उसके बाद जब उसको आइसोलेट कर दिए तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट हो गए। ओके, मतलब सबसे पहली जो बात हम यहाँ बोल सकते हैं वो ये है कि चार्जेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बरकी बारों के यानी चार्जेस की बात करेंगे तो हमको ये जवाब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो कांस्टेंट रहेंगे। ओके, अब आप देखिए जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बरकी बारों का ऑप्शन पहला है। मतलब बरकी बारों के बारे में पहली बात हमको देखना पड़ेगा, यानी मुस्तकिल रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे। तो कांस्टेंट रहेंगे वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मुस्तकिल रहेंगे, बी ऑप्शन है बढ़ जाएंगे, फिर सी है मुस्तकिल रहेंगे, डी है मुस्तकिल रहेंगे। इसका मतलब आप देखो कि बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए सी और डी में से कोई तो भी एक आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें बरकी बारों के मुस्तकिल रहने की बात की गई है। तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बरकी कवा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और तीसरा पॉइंट है गुंजाइश यानी कैपेसिटेंस। तो देखिए, मैं आपको पहले बरकी कवा की बजाय गुंजाइश के बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। गुंजाइश का फॉर्मूला हमारे पास होता है C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला होता है। अब आप इसमें इस फार्मूले में देखो D नीचे है। D का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी दोनों जो मुतवाज़ी प्लेटें हैं उनके बीच का फासला। अब आप एक चीज़ देखो, अब अगर आप ये D को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप दोनों प्लेटों के बीच का फासला बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डेफिनेटली कम होते जाएगा। ओके, क्योंकि इन्वर्स वाला रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गई कि कैपेसिटेंस जो है वो कम होना चाहिए। जब फासला बढ़ेगा, प्लेटों के दरमियान का फासला बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। ओके, चलिए देखते हैं इस बारे में। अब आप देखो, कैपेसिटेंस की बात तीसरे नंबर पर की गई है, तो हमको तीसरे नंबर पर देखना है कि फासला बढ़ाने पर, मतलब फासला जब बढ़ाएंगे प्लेटों का तो गुंजाइश कम होना चाहिए, कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। तो कम होने वाले ऑप्शंस कौन से हैं? बी ऑप्शन पहले रॉन्ग हो गया था। अब आप ए देखो, ए ऑप्शन के अंदर तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कम हो जाएंगे, सी में दिया हुआ है बढ़ जाएंगे, डी में दिया हुआ है कम हो जाएंगे। इसका मतलब अब आप गौर से देखो तो सी जो है उसमें कैपेसिटेंस के बढ़ने की बात की गई है, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब वो गलत हो गया। तो अब ऑप्शन सी जो है वो भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब बचे कौन? ए और डी। तो या तो ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोनों में से ए ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोनों में से कौन ज़्यादा सही है तो उसको देखने के लिए हमको बरकी कवा को देखना पड़ेगा। आप देखिए, हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब ये फॉर्मूले के अंदर Q जो है वो कांस्टेंट है चार्जेस। Q अगर कांस्टेंट ले लिए तो C और V एक दूसरे से उल्टे हो गए। इसका मतलब अगर C बढ़ाते हैं तो V कम होगा, अगर C कम करते हैं तो V बढ़ेगा। C एंड V आर इनवर्स,
यानी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों में से एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे ने डाउन होना है। ओके, अब आप गौर करो, अभी हमने एक चीज़ देखा था कि जब दोनों प्लेटों के बीच का फासला डी बढ़ाए थे तो कैपेसिटेंस कम हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटेंस कम होगा तो वी की वैल्यू बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि बरकी कवा की जहाँ तक बात है वो कम नहीं हो सकता बल्कि वो बढ़ेगा। ओके, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए के अंदर जो दिया हुआ है बीच में कम हो जाएंगे, यानी बरकी कवा कम हो जाएगा, वो डेफिनेटली गलत है। ओके, तो फिर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर आप देखिए, उसके अंदर आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया गया था, और रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि पहला ऑप्शन बरकी बार का है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का है, दूसरा पोटेंशियल का है, तीसरा कैपेसिटेंस का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ना चाहिए, और कैपेसिटेंस जो है वो कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड एमसीक्यू यहाँ दिया गया है वो ये है, एक बर्करोक मादे का मुस्तकिल के है, उसका रकबा ए है और उसकी चौड़ाई 3/4 डी है, जहाँ डी दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला है। जब इस बर्करोक मादे को मुतवाज़ी प्लेट मकसफ़े की दोनों प्लेटों के दरमियान रखा गया तब उसकी गुंजाइश में क्या तब्दीली होगी? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसी सवाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से है, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के has the same area A as the plates of the parallel plate capacitor and has thickness 3/4 D, where D is the separation of the plates. The change in capacitance when the slab is inserted between the plates is, और फिर यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिए। फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू, सी डैश का मतलब है कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे तो उस वक्त की कैपेसिटेंस इतना है। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है ए एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, अब आप देखिए, आपको इसमें t की वैल्यू जो है वो 3/4 d दिया हुआ है। ओके, तो हम t की जगह पर 3/4 d ले लेंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए, आप देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी माइनस जो t है उसकी जगह पर हम ले लेंगे 3/4 d प्लस टी की वैल्यू आ जाएगी 3/4 डी अपॉन के। ओके, अब आप देखो, इसमें से आप डी कॉमन निकाल सकते हो। जब आप इसमें से डी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - 3/4 इस जगह पर, यानी ये इन दो को अगर सॉल्व करें तो, और 1 - 3/4 क्या होगा, इसको 1/1 समझ लो, तो 4 1 ज़ा 4 - 3 4 - 1 4 - 3 विल बी 1, मैंने 1/4। ओके, तो देखिए ये पहला जो ब्रैकेट है इसकी जगह पर हमको मिलेगा 1/4 डी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस जगह पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू जो हमको अभी मिली थी वो कितनी मिली थी, 1/4 डी प्लस 3D/4 अपॉन के, इस तरह से। ओके, अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं, डी कॉमन निकालो और डी को कॉमन निकाल कर फिर आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ जो करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो डी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करने पर, लेकिन जब आप उसको पूरी तरह सॉल्व करें, जो आइडिया मैंने आपको बताया हूँ उस तरीके से आप उसको सॉल्व करके देखिए, आपको डी ऑप्शन जो है वो आंसर मिलेगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है,
एक मकसफ़ा यानी कैपेसिटर में ज़ख़ीरा अंदोज़ तवानाई और बरकाने के दौरान ज़ाय होने वाली तवानाई का तनासुब क्या होगा। देखिए इंग्लिश में सवाल इस तरह से है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर बियर ए रेशो। ओके, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि एनर्जी कितनी दी जाती है, मतलब जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसको एनर्जी कितनी मिलती है। याद रखिए उसकी जो एनर्जी होती है, अगर उसको ई लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू होती है क्यू टाइम्स वी। क्यू इज़ द एक्चुअली ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है, इतनी एनर्जी उसको दी जाती है चार्जिंग के दौरान। लेकिन ज़ख़ीरा कितनी होती है यानी स्टोर कितनी होती है, तो स्टोर्ड एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है हाफ क्यू इंटू वी। ओके, अब आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्यू वी है और हाफ क्यू वी जो है इतनी एनर्जी स्टोर हुई। इसका डेफिनेट मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डिसिपेटेड है, मतलब ज़ाय होने वाली जो एनर्जी है, तो वो भी हाफ क्यू इंटू वी होगी। ओके, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर उसको यू सफिक्स डी लिख देता हूँ, डिसिपेटेड एनर्जी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ क्यू इंटू वी। तो अब आप देखिए कि एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू वी है और एनर्जी डिसिपेटेड वो भी हाफ क्यू वी है, मतलब दोनों एनर्जी सेम है। और जब दो एनर्जी सेम हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 1:1। ओके, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है इसमें दिया हुआ वो कुछ इस तरह से है। एक डायग्राम आपको दी गई है और इस डायग्राम पर आपको गौर करना है। सवाल कुछ इस तरह से है, नुकात ए और बी जिनका दरमियानी फासला 2 टाइम्स कैपिटल एल है पर बिल तरतीब बरकीबार प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे गए हैं। नुकात ए और बी का दरमियानी नुक्ता सी है। दर्जे वाला खाके में दिखाए गए अंदाज में एक बरकीबार प्लस कैपिटल क्यू को नीम दायरवी रास्ते सी आर डी से गुजारना है। इस अमल के दौरान कितना काम किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर इसके लिए ये 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं काम के लिए। ओके, इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से होगा, ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर डिस्टेंस 2L apart. Capital C is the midpoint of A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD as shown in the figure given below. Okay, चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। आप देखिए ये सवाल, देखिए इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर में आप देखिए पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ज़ीरो होगा, तो उसका रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। ओके, इसलिए इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम होगा, सेम एंड अपोजिट होगा। इसलिए तो ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा एट द पॉइंट सी इट विल बी ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर वी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमको देखना है कि वी डी कितना होगा। ओके, वी डी मालूम करना पड़ेगा हमको। तो वी डी मालूम करने के लिए हम एक काम करते हैं, वी डी जो है यानी पोटेंशियल, आप देखिए पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, ऐसा होना चाहिए। पॉइंट ए की वजह से पोटेंशियल, ओके देखो पॉइंट ए की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट बी की वजह से यानी प्लस क्यू की वजह से और इसकी वजह से। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल जो है ए की वजह से अगर निकालना चाहें तो देखो किस तरह से हम उसको करेंगे। यह ऐसा हो जाएगा, वी सफिक्स ए इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन फासला। फासला कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L है और यहाँ से यहाँ तक L है, इसका मतलब 3L। ओके, तो ये पहली चीज़ आ गई, Q K इंटू क्यू अपॉन 3L, इसको याद रखिए आप लोग। ओके, अब हम ये जो सेकंड वाला जो चार्ज है, मतलब ये
इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे। इसको मैं वी बी का नाम दे देता हूँ। वी बी इज इक्वल टू, अब ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस के इंटू क्यू अपॉन इसका जो फासला है वो ये वाला फासला होगा, मतलब एल। इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। अब जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो देखो ये इसका टोटल कितना आएगा। पोटेंशियल एट द पॉइंट डी ड्यू टू धिस चार्ज प्लस ड्यू टू धिस चार्ज, ओके, ये दोनों की वजह से जो चार्ज यहाँ पे होगा तो वो होना चाहिए के इंटू क्यू अपॉन एल, ओके, इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1, 1 मतलब 1/1, ओके। और जाहिर है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपको मिलेगा वी डी इज इक्वल टू -2/3, ओके, -2/3 के इंटू क्यू अपॉन एल। चलो ये फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये स्पेस में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको वर्क डन मालूम करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू हमको जो मिली थी अभी वो मिली थी -2/3 के इंटू क्यू बाय एल। ये हो जाएगा -2/3, के की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय एल, ओके। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, ओके। इसका मतलब माइनस साइन आया। और एक और चीज़ है, वर्क डन के अंदर हमको वो कैपिटल क्यू चार्ज को भी लाना है तो कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ओके। तो वर्क यानी यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये इतना जो पोर्शन है ये तो v है तो v इंटू क्यू लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 आ गया नीचे, ऊपर माइनस साइन है, ओके। चलो देखते हैं कि इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है उसमें। तो यहाँ पर आप देखो कि जो सबसे करेक्ट आंसर दिख रहा है वो यही है, पहले वाला, ओके, -q इंटू क्यू अपॉन 6πε0 इंटू एल, ठीक है। तो ये आंसर उसका होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ओके। तो ये था हमारा चौथा प्रॉब्लम, चौथा एमसीक्यू। चलिए पांचवें एमसीक्यू पर चलते हैं। पांचवा एमसीक्यू ये वाला है, मुतवाज़ी प्लेट मकसफ़े में इस्तेमाल की गई दोनों प्लेटें दायरा नुमा हैं, उनके निस्कुत्र 8 सेंटीमीटर हैं और उनका दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर है। अगर 100 वोल्ट बरकी का लगाया गया हो तो उन प्लेटों पर बरकी बारों की मिकदार क्या होगी। देखिए इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से होगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड plate separation 1 millimeter. What will be the charge on the plates if a potential difference of 100 volt is applied? ओके, तो इसको देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं, दायरा नुमा है। तो दायरे का रकबा जो है, हम लोग यहाँ पे दायरे के रकबे का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो होगा ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके। और ये फार्मूला यूज़ करके हम एरिया मालूम कर लेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ए इज़ इक्वल टू पाई, यहाँ पर आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर आएगा जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 8 का स्क्वायर जो है वो जाएगा 64 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू आएगी एरिया की, ओके। फिर आपको चार्ज मालूम करना है दोनों प्लेटों पर। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, पहले सी मालूम करेंगे। सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी A ε0 अपॉन डी। इसमें ए आपने मालूम कर लिए, ε0 स्टैंडर्ड है, डी आपको 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो फार्मूला होता है C इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी, इस पर से हम Q की वैल्यू मालूम करेंगे C इंटू वी। ओके, इसमें C की वैल्यू रख दो, V ऑलरेडी आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, और फिर उसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो पहला ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर के तौर पे मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो होगा 1.78 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ओके, चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है मुख्तसरन जवाब दीजिए, मतलब आंसर इन ब्रीफ। यहाँ कुछ ऐसे सवाल आपको दिए गए हैं जिनके जवाब बहुत ही मुख्तसर तरीके से हमको करना होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। ए चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. उर्दू में हम इस सवाल को इस तरह से कह सकते हैं कि एक बरकी बार Q को नुक्ता A से नुक्ता B तक एक बरकी दो कुतुब यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के अस्तावाई ख़त यानी इक्वेटोरियल लाइन पर बग़ैर किसी इसरा के हरकत दिया गया। इस अमल के दौरान किया गया काम मालूम कीजिए। अब आप देखिए यहाँ इस फिगर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर निगेटिव जो बरकी बार है वो है -Q, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो +Q है। इन दोनों के बीच का जो नुक्ता रहेगा, बीच वाले उस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन पास होगी, जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पास होगी, उसे A और B से दिखाया गया है। ये जो डैश वाला जो ख़त यहाँ पे दिख रहा है AB, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब आपको ये दिया गया है कि पॉइंट A पर एक चार्ज है Q, और उस चार्ज को A से B तक पहुँचाना है। इस प्रोसेस में, मतलब ये जो अमल होगा, इस दौरान कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बरकी दो कुतुब का जो अस्तवा जो होता है, जो इक्वेटर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो जो है वो एक ऐसी प्लेन होती है जिसे हम इक्वी पोटेंशियल प्लेन कह सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल प्लेन का मतलब रहेगा कि वो एक्चुअली एक ऐसी मुस्तवी है जिसके ऊपर हर नुक्ते के ऊपर बरकी कवा एक जैसा होता है, और वो बरकी कवा होता है 0। ओके, यानी इक्वेटर के ऊपर किसी भी तरह पर, किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटर के किसी भी नुक्ते के ऊपर कोई बरकी कवा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो पॉइंट A पर बरकी कवा होगा 0, उसी तरह से पॉइंट B पर बरकी कवा होगा 0। ओके, अब आप देखिए पॉइंट A पर भी पोटेंशियल 0 है, पॉइंट B पर भी पोटेंशियल 0 है। इसलिए जब हम किसी भी चार्ज को, किसी भी बरकी बार को, यानी Q बरकी बार को पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर उसको लेकर जाएं तो कोई बरकी कवा नहीं होगा, यानी बरकी कवा 0 होगा, और इसीलिए बरकी कवा का फ़र्क जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 0 होगा। इसलिए जो किया गया काम है वो हो जाएगा W इज़ इक्वल टू V इंटू DQ या DV इंटू Q, और यहाँ पर DV या V जो है बरकी का वो 0 होगा, इसलिए W इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू Q, मतलब W बराबर 0। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 0, यानी कोई काम नहीं दरकार होगा चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचाने में। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो ये है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडाई ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, उर्दू में ये सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर एक कुर्रवी मकसफ़ा यानी स्फेरिकल कैपेसिटर की दोनों कुर्रवी सतहों यानी स्फेरिकल सरफेसेस या स्फेरिकल शेल्स के निस्फ कुतरों को, यानी उनके रेडियस को
रेडियस जो है उनके दरमियान का जो फ़र्क है, उनके दरमियान की जो चेंज होता है, जो फ़र्क होता है, अगर उस फ़र्क को बढ़ा दिया जाए तब उस कुर्रवी मकसफ़े का यानी उस स्फेरिकल कैपेसिटर का उसकी जो गुंजाइश है उसका क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसका क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जो कुर्रवी मकसफ़ा होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, एक्चुअली उसके अंदर दो स्फेरिकल शेल्स होते हैं। जो अंदरूनी जो शेल होता है तो उसे चार्ज किया जाता, और जो बाहर वाला जो कैपेसिटर हो, बाहर वाला जो शेल होता है तो उसको चार्ज करते हैं, उसको जो है अर्थ किया जाता है। मान लो कि जो दो स्फेरिकल शेल हैं उनमें से अंदर वाला जो छोटे वाला जो शेल है तो उसका रेडियस मान लो ए है, स्मॉल ए, और बाहर वाला जो शेल है उसका रेडियस जो है वो मान लेते हैं कि बी है। तो ऐसी सूरत में इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर की जो गुंजाइश है, उसकी जो कैपेसिटेंस जो होगी, उसका फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर B का मतलब बाहर वाले स्फेरिकल शेल का रेडियस है और A जो है वो अंदर वाले स्फेरिकल शेल का रेडियस है, यानी यहाँ पर A छोटा है और B बड़ा है। अब जो सवाल आपको दिया गया था उस सवाल के अंदर बोला गया है कि दोनों स्फेरिकल शेल जो है उनके निस्कुतरों का फ़र्क बढ़ाना है। ओके, अब निस्कुतरों का फ़र्क अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब बी माइनस ए, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम बी माइनस ए की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सी की वैल्यू डाउन होती जाएगी, यानी कैपेसिटेंस कम होते जाएगा। तो बस यही इस सवाल का जवाब होगा। इस सवाल का जवाब यह है कि जैसे जैसे दोनों कुर्रवी सतहों यानी स्फेरिकल शेल्स के रेडियस के फ़र्क को बढ़ाएंगे, यानी बी माइनस ए की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा इस कुर्रवी मकसफ़ा यानी स्फेरिकल कैपेसिटर की गुंजाइश जो है वो लगातार कम होती जाएगी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब जो तीसरा सवाल इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमको दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। ए मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, उर्दू में ये सवाल हम इस तरह से बोल सकते हैं। एक मुतवाज़ी प्लेट मकसफ़े की दोनों प्लेटों के दरमियान एक धाती प्लेट रख दी गई है, इसकी वजह से इस मकसफ़े की गुंजाइश पर क्या असर पड़ेगा। ओके, देखिए इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो आप ये फार्मूला जो है इसको ध्यान में रखिए। फार्मूला इस तरह से है कि अगर आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, उसकी दोनों प्लेटों के दरमियान का जो फासला है वो स्मॉल डी होता है। ओके, अब ये जो स्मॉल डी है फासला दोनों प्लेटों के दरमियान, अगर आपने वहाँ पर कुछ नहीं लिए, वहाँ पर हवा अगर रहने दिए तो इस कैपेसिटर को एयर कैपेसिटर कहते हैं। इसकी जो गुंजाइश है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है उसे हम आमतौर पर सी सफिक्स एयर कह सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के दरमियान जो जगह है वहाँ जो हवा है उस हवा को निकाल कर मतलब उस जगह पर, ये दोनों प्लेटों के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर एक मेटल प्लेट ला के रख दिए। जिस मेटल प्लेट को यहाँ ला के रखे हैं मान लो उसकी थिकनेस स्मॉल टी है। ओके, दोनों प्लेटों के बीच का फासला डी है, लेकिन इन दोनों प्लेटों के दरमियान की जगह पर एक मेटल प्लेट ला के रखे जिसकी थिकनेस या चौड़ाई स्मॉल टी है। ओके, तो ऐसी सूरत में जो कैपेसिटी बनेगी, यानी इस कंडक्टर वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी बनेगी, उसकी जो गुंजाइश होगी, उसका फॉर्मूला होता है सी सफिक्स मेटल यानी कंडक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी इंटू सी एयर। ओके, ये फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम उस मेटल प्लेट की जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई या उसकी जो चौड़ाई है, जिसको हम स्मॉल टी कहेंगे, वो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगी।
हम यहाँ पर अलग अलग 3 कंसेप्ट बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो कि जो धाती प्लेट है टी, वो बहुत ज़्यादा उसकी मोटाई है। ओके, धाती प्लेट की जो मोटाई है टी, वो बहुत ज़्यादा है। जब हम टी बहुत ज़्यादा लेंगे तो डी माइनस टी, ये जो फ़र्क है ये कम होते जाएगा, और जितना ये कम होते जाएगा उतनी उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि डी माइनस टी जो है वो आप देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर डी माइनस टी ये जो आप देख रहे हो, तो डी माइनस टी अपॉन में है, और अपॉन में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सी मेटल के साथ में उसका जो ताल्लुक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी माइनस टी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी सी मेटल की कीमत बढ़ेगी। ओके, तो ये यहाँ पर पहला केस यही हो गया कि अगर हमने धाती प्लेट की चौड़ाई बढ़ाते चले गए तो डी माइनस टी की वैल्यू कम होती जाएगी, और सी मेटल, सी सफिक्स मेटल जो है वो बढ़ते जाएगी। मतलब उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो कि आपने जो दोनों प्लेटों के बीच का जो फासला है, जो गैप है, पूरे गैप के अंदर आपने मेटल प्लेट को रख दिए, पूरे प्लेट में कंप्लीटली फील्ड कर दिया उसको मेटल से, कंडक्टर से। अगर ऐसा करते हैं तो फिर जाहिर है टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। अब आप लोग सोचो, अगर टी इज इक्वल टू डी अगर हो जाता है तो इस फॉर्मूले के अंदर जब आप टी की जगह पर डी लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा सी सफिक्स मेटल इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस डी इंटू सी एयर। अब आप सोचो, डी माइनस डी अपॉन में आया, और डी माइनस डी जो तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब सी सफिक्स मेटल की जो कीमत है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो कैपेसिटर जो है, तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है, उसकी जो महासिल गुंजाइश है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, ये था हमारा सेकंड केस। तीसरा हम एक केस और ले सकते हैं। मान लो कि हमने जो धाती प्लेट रखे हैं दोनों प्लेटों के दरमियान, उसकी थिकनेस इतनी कम है कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमने धाती प्लेट की मोटाई स्मॉल टी को बहुत ही कम ले लिया, बहुत ही बेइंतहा मामूली ले लिए, तो टी की वैल्यू यानी थिकनेस की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आपने टी की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो ले लिया तो आप इस फॉर्मूले के अंदर आप गौर करो, सी सफिक्स मेटल इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी। टी को तकरीबन ज़ीरो लेना है तो डी अपॉन डी, डी माइनस टी जो है वो तकरीबन डी हो जाएगा। तो डी अपॉन डी विल बी वन, मतलब सी मेटल विल बी इक्वल टू सी एयर। यानी यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी मेटल जो है, सी सफिक्स मेटल विल बी नियरली इक्वल टू सी सफिक्स एयर। यानी अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के दरमियान मेटल प्लेट जो रखी गई, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में। ओके, ये था हमारा तीसरा सवाल। चलिए अब चलते हैं हम चौथे सवाल पर, इस सेक्शन का चौथा सवाल। अब आप देखिए, चौथा सवाल कुछ इस तरह से है। द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इज टू बी इनसाइड ए कार, जस्टिफाई। ओके, देखिए उर्दू में ये सवाल हम इस तरह से कह सकते हैं कि तूफ़ानी बारिश में बिजलियां चमकते वक्त कार के अंदर रहना सबसे ज़्यादा महफूज तरीन बात होती है। इस बयान को, ये जो बयान अभी किया गया, इस बयान के असबाब, इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो हमको बयान करना है। ओके, तो देखिए यहाँ इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं फैराडे केज, यानी फैराडे का पिंजरा। फैराडे केज जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम एक खोखला जिस्म लेते हैं, मेटल बॉडी लेते हैं खोखली, और उस खोखले मेटल बॉडी को हम चार्ज करते हैं। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो चार्जेस उस बॉडी के अंदर के इलाके में नहीं आते, बल्कि वो उसके आउटर सरफेस के ऊपर बिखर जाते हैं। इसलिए उन चार्जेस का इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी कोई असर नहीं होता।
ओके, अब ये जो साइंटिफिक जो मैंने अभी आपको रीज़न बताया हूँ फैराडे केज के कंसेप्ट के बारे में, तो अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि आप एक कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ते में तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है और तूफ़ान बढ़ जाता है और रास्ता इतना ख़तरनाक हो जाता है कि आप आगे नहीं बढ़ा पाते हैं कार को। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? क्या कार के अंदर यानी बंद कार के अंदर रहना उस सूरत में मुनासिब रहेगा या कार को छोड़कर बाहर आकर खड़े हो जाना मुनासिब रहेगा? तो यहाँ आप याद रखिए कि अगर आप बहुत तूफ़ानी तेज़ बारिश में जिसमें बिजलियां चमक रही हैं और बादल गरज रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर आप कार के बाहर अगर निकल कर रोड पर खड़े हो जाते हैं तो यहाँ एक मुसीबत ये हो सकती है कि बादलों के अंदर जो बिजलियाँ हैं वो बिजलियाँ आपकी बॉडी को टच कर सकती हैं और आपकी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर के तौर पर काम करेगी। वो बिजलियों का जो करंट है वो आपके सिर से होते हुए पैर से होते हुए ज़मीन की तरफ जाएगा और आप कंडक्टर बन जाओगे। ओके, आप याद रखिए जो बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानें होती हैं या बड़े बड़े ऊंचे दरख्त होते हैं उन पर बिजलियां ज़्यादा गिरती हैं। और क्यों गिरती हैं उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न यही होता है कि वो बादलों से करीब होने की वजह से जो जो बादलों की जो बिजली है वो इन ऊंची ऊंची बुलंद चीज़ों में चली जाती और वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, यानी कंडक्टर के तौर पे वो काम करते हैं। ओके, इसलिए किसी झाड़ के नीचे खड़े होना बारिश के टाइम पर या सड़क के ऊपर खुद खड़े हो जाना बारिश में, ये डेंजरस हो सकता है। अगर आप कार के अंदर होंगे तो होगा ये कि जो बिजलियां हैं बादलों से आने वाली जो बिजलियां हैं तो हो सकता है वो उस कार को चार्ज कर दे। ओके, लेकिन कार जो है क्योंकि खोखला जिस्म है इसलिए उसके अंदर मामला ये होगा कि वो जो बरकी बार वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो सिर्फ उस कार की बॉडी तक रहेंगे, उस कार की बॉडी के आउटर सरफेस पर रहेंगे, वो इनसाइड असर नहीं कर पाएंगे। यानी पूरी की पूरी कार जो है वो एक तरह से फैराडे केज बन जाएगी। और अगर वो फैराडे केज बन गई तो फिर जो बादलों के जो बरकी बार हैं उनसे कार के इनसाइड में उसके अंदरूनी हिस्से के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप कार के अंदर रहते हैं तो आप उन बरकी बारों से उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस से आप महफूज रहेंगे। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब जो है वो दिया जा सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो अगला सवाल है सवाल नंबर 5, वो कुछ इस तरह से है। ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b विथ चार्ज कैपिटल Q is expanded to a radius small a. Find the work done by the electrical forces in the process. देखिए, उर्दू में इस सवाल को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं। एक कुर्रवी खौल का निस्कुत्र b है और उस पर मौजूद बरकी बार कैपिटल Q है। अगर इस कुर्रवी खौल को बढ़ाकर उसका निस्कुत्र a कर दिया जाए तब इस अमल के दौरान बरकी सुकूनी कुव्वत से कितना काम किया जाएगा वो काम आपको मालूम करना है। ओके, देखिए इस सवाल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिए और वो ये है कि जब हम किसी जिस्म को चार्ज करते हैं तो उस जिस्म पर एक मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो अमल करती है। तो यहाँ पर इस बॉडी जो हमने स्फेरिकल शेल जो लिया हुआ है जिसका रेडियस r है, उस पर अमल करने वाली जो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया है उसकी वैल्यू होगी स्मॉल f इज इक्वल टू F/ds और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन। यहाँ पर आप याद रखिए जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी बरकी सतही कसाफत है और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है उस मीडियम की जिस मीडियम में हमने उस बॉडी को उस शेल को रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बरकी सतही कसाफत जो होती है सिग्मा, इसकी कीमत होती है Q/4πr²। 4πr² जो है वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उस शेल का, स्फेरिकल शेल का, इसलिए सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी Q/4πr²। ओके, अब हम यहाँ पर मैकेनिकल
फोर्स जो है उसके ज़रिए किया जाने वाला काम मालूम कर सकते हैं। तो उसका जो काम का फॉर्मूला होगा वो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप एफ़ की वैल्यू रख सकते हैं। एफ़ की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू डी एस इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप याद रखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जो है वो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसलिए पूरे एरिया के लिए अगर आपको फोर्स निकालना है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन को एरिया डी एस से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब आप याद रखिए डी एस जो है वो एरिया है और डी एक्स जो है वो हटाव है। तो डी एस इंटू डी एक्स जो है ये एरिया इंटू हटाव हो जाएगा और ये कीमत होगी हजम की, वॉल्यूम की, इसलिए हम डी एस इंटू डी एक्स की जगह पर डी वी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू डी वी। मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब आप यहाँ पे याद रखिए कि ये जो शेल है ये स्फेरिकल है, उसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ एन का। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ये जो v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी और 4/3 पाई कांस्टेंट नंबर है इसलिए 4/3 तो कांस्टेंट रहेगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप देखो आर क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3r स्क्वायर, मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ आपको। आप देखो इसमें ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम इसका आर क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पर ये जो 3 है तो ये अपॉन वाले इस 3 के साथ कट जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब ये। तो 3 के साथ जब ये 3 कट जाएगा तो जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो मिलेगा डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब ये जो कीमत है इसको आप उठाकर इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में रखोगे ये बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये जो 2 एप्सिलॉन है इसको बाहर कर सकते हैं और सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं इसमें लाकर। तो जब हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे हमारे को इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो क्या हो सकता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन, आप देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का जब स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 16 पाई का स्क्वायर। वो जो 16 पाई है उस 16 पाई और यहाँ पर 4 पाई ऑलरेडी है इधर बाहर, तो 4 के साथ में आप उसको कट कर सकते हैं। जब आप उसको कट करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब आप यहाँ पर दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए। याद रखिए बी छोटा है और ए बड़ा है। ओके, इसलिए बी टू ए होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन को बाहर कर दो तो इंटीग्रेशन में बचेगा 1/r, यहाँ इंटीग्रेशन में बचेगा 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r। ओके, और लिमिट रहेगी बी टू ए। अब आप आर की जगह पर एक बार ए रख दो एक बार बी रख दो। जब आप ऐसा करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन -1/b ए और माइनस प्लस 1/b। अब आप 1/b को पहले ले सकते हो, तो जब आप उसको पहले लिख लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन इंटू ब्रैकेट में 1/b माइनस 1/a। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। ओके, ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है और डेफिनेटली हम इसे मुख्तसर जवाब तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सवाल पूछा गया था तो उसका जवाब इसी तरह से इसको हल करना होगा। ओके, यहाँ पर हमारा सेक्शन मतलब ये जो सवाल नंबर 2 जो था इस एक्सरसाइज का, जो सेक्शन 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेक्शन 3 जो है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो इनमें से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको करवाता हूँ। आप देखिए जो हम पहला प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखना है वो है कि एक मौसिल प्लेट में से 10 की कुव्वत 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर मुंतकिल किए गए। अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान बरकीका का फ़र्क 10 वोल्ट हो
तो इन दोनों प्लेटों की गुंजाइश यानी कैपेसिटेंस मालूम कीजिए। आप देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल में हमको ये चीज़ दी गई है, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर आप देखिए, देखिए इस सवाल को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, व्हेन 10 to the power 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of the two conductors. ओके, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है वो देख लो। एन की वैल्यू यहाँ पर एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल टू 10 का पावर 8, और इनकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो 10 वोल्ट है। सबसे पहले आप, और सी मालूम करना है, सबसे पहले आप याद रखो एक रूल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है वो ये कहता है कि दुनिया में किसी भी जिस्म पर जितने भी जो बरकी बार होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो चार्जेस हमेशा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है उसके हिसाब से Q इज इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स E। यहाँ पर n और E की वैल्यूज़ रख दो। तो आप देखो n की वैल्यू है 10 का पावर 8 जो कि प्रॉब्लम में गिवन है, और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो स्टैंडर्ड होता है, उसकी वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ओके, तो इस तरह से Q की वैल्यू आ गई 10 का पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू आ जाएगी 1.6 10 का पावर माइनस 11 कूलम। ओके, अब हमको इस कैपेसिटर की गुंजाइश यानी उसकी कैपेसिटी मालूम करना है। उसकी कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। C की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे वो है 1.6 10 का पावर माइनस 11, और V की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है 10। इसलिए वो जो 10 है उसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब आप उसको ऊपर शिफ्ट करोगे वो कुछ हो जाएगा C इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 12। एक्चुअली ऊपर माइनस 11 पहले से था, और ये ये 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो -12, और 10 का पावर -12 हटाते हैं तो हो जाएगा पीको, मतलब आंसर आएगा C इज इक्वल टू 1.6 पीको फेरेड। ओके, टेक्स्ट बुक में यानी हमारी जो बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रॉब्लम जो हमको यहाँ देखना है वो है एक बरकी दो कुतुब को तैयार करने के लिए 2 बरकी बार 1 कूलम इस्तेमाल किए गए जिनका दरमियानी फासला 2 सेंटीमीटर है। इस बरकी दो कुतुब को एक बैरूनी बरकी मैदान 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम में रखा गया है। इस बरकी मैदान की वजह से बरकी दो कुतुब पर अमल करने वाला आज़म गर्दिशा मालूम कीजिए। ओके, इंग्लिश में ये सवाल कुछ इस तरह से होगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रो कूलम separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड, अब इसमें जो चीज़ हमको मालूम करना है वो ये है, द मैक्सिमम टॉर्क एग्जर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डायपोल, और उसी तरीके से हमको एक और चीज़ इसमें मालूम करना है, और वो है द वर्क डन by the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from the position theta equal to 0 degree। ओके, चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसमें सबसे पहली जो चीज़ दी हुई है वो है चार्जेस। 2 चार्जेस आपको दिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमेशा 2 चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे कूलम में तो 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। दोनों के दरमियान का जो फासला है जिसे आमतौर पर हम 2 टाइम्स L लिखते हैं, तो 2 टाइम्स L की वैल्यू आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें दी गई है उसकी वैल्यू है 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और 2 चीज़ें इसमें मालूम करना है, एक है टॉर्क टॉ और दूसरा है वर्क डन W। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, जो गर्दिशा उस पर अमल करता है, उसकी उसकी उसका जो फॉर्मूला है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू, यानी टॉ मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। पी बार जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ई बार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। जब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट हटा लोगे तो टॉ मैक्स का फॉर्मूला आएगा पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। यहाँ जो थीटा है वो 90 लेना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है कि वो एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर हैं। मैक्सिमम के लिए हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ओके। जब हमको मैक्सिमम टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको उनके बीच का एंगल 90 लेना है। अब साइन 90 विल बी 1। इस तरह से फॉर्मूला जो बनेगा वो आ जाएगा टॉ मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई, ओके। अब p की वैल्यू अगर लेते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब q इंटू टू एल। तो p की जगह पर हम q इंटू टू एल ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा q इंटू टू एल इंटू ई। बस इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज़ पुट करना है। जब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज़ रखेंगे, आप देखो टॉ मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा q की वैल्यू है 1 इंटू 10 का पावर -6, टॉइस एल की वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर -2 और e की वैल्यू है 10 का पावर 5, ओके। अब आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2, 10 का पावर -6 और 10 का पावर -2 हो जाएगा 10 का पावर -8 और 10 का पावर +5 है। तो जाहिर है इनको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर -3 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा टॉ मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर, ओके। ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट। अब हमको सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट के अंदर हमको करना है किया गया काम मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद रखो। किए गए काम का, यानी जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ज़रिए किया गया काम जो है वो होता है W इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फार्मूला जो है किए गए काम का फार्मूला होता है। इसमें थीटा 1 इनिशियल एंगल है और थीटा 2 फाइनल एंगल है, ओके। जब हम इसके अंदर p की वैल्यू रख देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ओके। अब आप सारी कीमतों को इसमें ला के रख दो, देखो क्या होगा। W इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -6, Q की वैल्यू 2L की वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर -2, E की वैल्यू है 10 का पावर 5, थीटा 1 की वैल्यू है 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री दिया है। ये वैल्यूज पुट कर देते इसमें। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3, ओके। ये बाहर वाले था सारे नंबर। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, बीच में है माइनस, और कॉस 180 की वैल्यू है -1, ओके। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में -1। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1 + 1 विल बी 2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4, यानी W इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 का पावर -3 जूल, ओके। ये हो गया हमारा यहाँ पर पहला, मतलब इस तरीके से हम सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी वर्क डन जो है वो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद मैं आपको होमवर्क में 2 सवाल दे रहा हूँ। पहला जो सवाल यहाँ पर होमवर्क में है वो है, एक बरकी दो कुतुब के बरकी बार +q और -q हैं, जिनको बिलतरतीब एक पॉइंट है 0 - b 0 और दूसरा पॉइंट है 0 + b और 0। इन मकामात पर एक मुस्तकिल बरकी मैदान ई में रखा गया है। इस बरकी मैदान की यकसां कवाई सतहें, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, XY प्लेन से मुतवाजी हैं। इसमें ए और बी करके 2 पॉइंट्स आपको मालूम करना है। ए पॉइंट है बरकी मैदान ई बार की सिमत क्या होगी, और दूसरा इस बरकी मैदान में मौजूद बरकी 2 कुतुब जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, उस पर कितना गर्दिशा, कितना टॉर्क जो है वो महसूस करेगा, ओके। ये है हमारा मतलब पहला सवाल जो कि मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ओके। ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब इंग्लिश में भी मैं आपको ये बता देता हूँ। इंग्लिश में ये सवाल इस तरह से होगा, ए डायपोल विथ इट्स चार्ज -q and +q लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 - b 0
and 0 plus B 0 is present in a uniform electric field E. The equipotential surfaces of this field are planes parallel to the YZ plane. A है what is the direction of the electric field E, और B है how much torque would be dipole experience in this field. ओके, तो ये होमवर्क आप ट्राई कीजिए. दूसरा जो सवाल आपको होमवर्क के तौर पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो है एक ख़त मुस्तकीम में 3 बरकीबार प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू मसावी फासले पर रखे गए हैं. अगर इन तीनों बरकीबारों के निज़ाम की मजमूई तवानाई बिलकवा सिफ़र हो तो तनासुब कैपिटल क्यू इस टू स्मॉल क्यू की कीमत मालूम कीजिए. ओके, आप देखिए इंग्लिश में ये सवाल इस तरह से होगा. 3 charges minus q, small q plus capital Q and minus q are placed at equal distance on straight line. If the potential energy of the system of the 3 charges is 0, then what is the ratio of capital Q is to small q? Okay. तो मुझे उम्मीद है आप ये होमवर्क ट्राई करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों प्रॉब्लम्स और इस तरह के और भी जो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा. मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोगों ने काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स और काफ़ी सवालात जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. एक्सरसाइज में दिए गए और भी कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स और भी हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो. अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे बताइए, तब मैं आपको उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए और एक लेक्चर जो है वो मैं बना दूंगा. इन केस अगर आपकी तरफ से किसी तरह के कोई ऐसे डिफ़िकल्टीज़ के अगर नहीं आती है डिफ़िकल्टीज़, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके, स्टडी करते रहिए. अल्लाह हाफिज़.